वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 2 के पीवाईक्यू देख रहे हैं, जिसमें दिया गया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य। हमने कल जो है मध्य प्रदेश से जो मौर्य काल है वहाँ से इतने पीवाईक्यू आ चुके हैं, उसको हमने कल कर लिया था। और आज हम करने वाले हैं गुप्त काल, यानी कि मध्य प्रदेश में जो गुप्त काल का संबंध रहा है, इससे जितने भी क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं, ठीक है, 2012 से लेकर 2025 तक, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। तो प्लीज़ लेक्चर वॉच करना, ठीक है। क्वेश्चन है कि तुमेन अभिलेख किस जिले में स्थित है, और ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर फेस 1 2022 में कर चुका है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ पहले आपको कि एमपीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम लेता है, इन सभी एग्ज़ाम के पीवाईक्यू इसमें शामिल किए गए हैं, ताकि अगर आपका क्वेश्चन 2026 में आता है तो वो मिस ना हो, ठीक है। क्योंकि जो एमपीपीएससी है वो करता है कॉपी पेस्ट। जैसे उसने अभी ये पूछ लिया तो यही क्वेश्चन वो पूछ लेगा, मध्य प्रदेश पीएससी पूछ लेगा, वही क्वेश्चन पूछ लेगा मध्य प्रदेश फॉरेस्ट में पूछ लेगा, ठीक है। तो जो तुमेन अभिलेख है ये किस जिले में है, तो ये है गुना जिले में। अब तुमेन अभिलेख क्या है, तो ध्यान रखना, ये आपको दिख रहा है गुप्तकालीन अभिलेख। कहाँ के हैं ये सब जो है मध्य प्रदेश के हैं। जैसे पहला है उदयगिरी शिलालेख, दूसरा है एरन अभिलेख, तीसरा है तुमेन अभिलेख, चौथा है मंदसौर अभिलेख, सांची अभिलेख और सूपिया अभिलेख। और जो तुमेन अभिलेख है, ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है जो कुमार गुप्त है, कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। सवाल उठता है कि कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति क्यों कहा गया। तो शरद ऋतु का जो सूर्य होता है वो तेज गर्मी की बजाय शांत, सुनहरा और मधुर प्रकाश देता है। तो जो कुमार गुप्त था, ठीक है, वो भी ऐसा राजा था कि जो शांत भी था, मधुर था और सुनहरा था। इसीलिए कुमार गुप्त को तुमेन अभिलेख में शरदकालीन सूर्य की भांति कहा है। और ये क्वेश्चन कई बार कर चुका है। तो तुमेन अभिलेख कहाँ पर है, गुना जिले में है, ठीक है। और जो कुमार गुप्त है, इसे इस अभिलेख में शरदकालीन सूर्य की भांति कहा गया है। वह क्लियर, इतने क्वेश्चन करेगा। और इस अभिलेख में स्कंदगुप्त जो कुमार गुप्त के पिता थे, उनकी मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिंपल सी बात यह है कि तुमेन अभिलेख में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, मेनली मिलती है कुमार गुप्त के बारे में। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट एमपी हो जाता है, ठीक है। मालती माधव की रचना किसने की थी, तो ध्यान रखना, जो मालती माधव की रचना की थी किसने, वो की थी भवभूति ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। एक्चुअली आपको ये जो इमेज दिख रही है ये है मालती की, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये माधव है और ये है एक तांत्रिक। इससे क्या पता लगता है आपको, तो इससे ये पता लगता है कि जो भवभूति की मालती माधव है, इसमें जो है प्रेम प्रसंग, जादू टोना, तांत्रिक प्रथाओं के साथ साथ मानव बलि और बहुत अधिक हिंसा शामिल है। इसमें कहानी बताई गई है। अब क्या है ये, एक्चुअली जो माधव है ये उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने आए थे, और जो मालती है ये उज्जैन की ही एक मंत्री की बेटी थी। लेकिन जब दोनों पढ़ते हैं, दोनों के आपस में आता है प्रेम। लेकिन क्या होता है कि जो विक्रमादित्य है वो अपने मित्र के साथ मालती का विवाह करना चाहते हैं। इस प्रकार से मालती की जो पिता है वो मना नहीं कर पाते और उनके बीच में विवाह संपन्न हो जाता है। लेकिन ऐसी घटना घटती है कि जो तांत्रिक है वो देता है बलि किसकी, मालती की। और ये बात लगती है किसे, माधव को। और माधव जो है इस तांत्रिक की हत्या कर कर मालती को ये बचा लेता है। ऐसी एक कहानी है। तो इसमें जादू टोना, ठीक है, मानव बलि, प्रेम प्रसंग और हिंसा सब कुछ शामिल है। तो ये जो ग्रंथ है कौन सा, मालती माधव, ये एक्चुअली भवभूति का ग्रंथ है, ध्यान रखना। हुआ क्लियर। किस विदेशी यात्री ने मालवा की जलवायु को बहुत पसंद किया था। ये जो इमेज देख रहे हो आप, ये इमेज है एक्चुअली फाहियान की। और फाहियान ने जो है ये कहा था किसमें, फो यू की में।
फो यू की में कहा था कि जो मालवा है उसकी जलवायु जो है विश्व की श्रेष्ठ जलवायु में से एक है। हुआ क्लियर? तो आपको ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो फो यू की है ये किसकी बुक है? ये फाहियान की बुक है, और फाहियान ने इस बुक में मालवीय जलवायु कहा है कि ये विश्व की श्रेष्ठ जलवायु है। तो कभी आपको एक क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि मालवा की जलवायु को फो यू की में फाहियान ने कहा है विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु। दूसरा सवाल पूछेगा आपसे कि जो फाहियान है ये कब आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जो गुप्त काल का शासक था, इसके काल में फाहियान आया था जिससे विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन कर रहा है कि जो फाहियान है उसने मालवीय जलवायु को सर्वश्रेष्ठ किस बुक में कहा? तो वो कहा फो यू की में। जो फाहियान ये कहाँ से आया था? तो ये चीनी यात्री था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो फाहियान ये भारत कब आया था, किसे काल में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया था, यानी गुप्त काल में आया था। इसकी बुक कौन सी है? तो वो बुक है कौन सी? फो यू की। हुआ क्लियर? इतने क्वेश्चन पूछेगा, ये ध्यान रखना। कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम ग्रंथ किस देवता को समर्पित है? ठीक है, अब जो कुमार संभवम है ये जो है भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हुए थे। कौन? कार्तिक के जन्म की पूरी कहानी बताया गया है। तो ये जो है भगवान शिव और पार्वती जो देवता को समर्पित है कुमार संभवम। ठीक है, इसके साथ ध्यान रखना कि जो कालिदास है, ये जो इमेज दिख रही है ये है आपके कालिदास की, और कालिदास के महाकाव्य हैं, खंड काव्य हैं और रूपक हैं। इस प्रकार से इनके टोटल 7 इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। कितने? 7 लिखे हैं, जिसमें से याद होना चाहिए कि 2 महाकाव्य है, 2 खंड काव्य हैं और 3 जो है ये रूपक है, नाटक है। हुआ क्लियर? तो जो महाकाव्य है ये कौन कौन से हैं? 2 हैं, वो है रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम क्या होते हैं? यानी कि भगवान राम जो है ये रघुवंशी थे, उनके वंशावली कहानी किसमें दी गई है? वो दी गई है रघुवंशम पर। और ये ध्यान रखना कि जो पार्वती और भगवान शंकर के पुत्र थे कौन? कार्तिक के जन्म की पूरी कहानी जो है ये दी गई है कुमार संभवम पर। मेघदूतम की जो बात की जाए तो मेघदूतम जो है आज का हो गया आपका मैसेज सिस्टम। जैसे कि आप मोबाइल से किसी को वीडियो कॉल, मोबाइल से किसी को मैसेज भेजते हो, बताते हो कि यहाँ का मौसम ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, इस प्रकार की जो वार्ता है ये इसमें की गई है। एक्चुअली एक यक्ष राजा रहे हैं, इनका विवाह हो जाता है, विवाह के बाद इनकी जॉब लग जाती है, तो ये चल जाते हैं कहाँ पर? वो चल जाते हैं हिमालय पर्वत पर। ठीक है, अब इनको अपनी पत्नी की आती भयंकर याद, तो ये अपनी पत्नी को याद करने के लिए, तो ये अपनी पत्नी से बात करने के लिए जो मेघ है यानी कि बादल से करते हैं रिक्वेस्ट कि मेरा संदेश वहाँ तक छोड़ देना आप। तो ये बादलों में कुछ संदेश लिखते हैं और उनकी जो पत्नी होती है उसे रिसीव करती है, और ट्रांसफर करता कौन है? वो करता है मेघदूतम, यानी कि बादल एक दूत का कार्य करता है मैसेज भेजने का। तो ये पूरी कहानी दी गई है किसमें? वो दी गई है मेघदूतम में। हुआ क्लियर? दूसरा है ऋतुसंहारम, और 3 जो है इनके नाटक हैं वो है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, तो आपको ये जो रचना है ये पूरी याद होना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश पीएससी तैयारी कर रहे हो तो आपका 2 मार्कर आता है। ठीक है, और वहाँ पे आपको सिंपल सा पूछ लेगा कालिदास, तो आपको ये 7 रचना लिखनी पड़ेगी कि 2 महाकाव्य है, 2 खंड काव्य है और 3 नाटक है, और इनके नाम भी याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? और पीटी बेस पे आपको याद होना चाहिए किसमें क्या बोला गया है, किसमें किसकी कहानी बताई गई है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव पार्वती और कार्तिक कहानी दी गई किसमें? कुमार संभवम में। मालती माधो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, उदयगिरी गुफाओं में सबसे प्राचीन वृहद मूर्ति शिल्प उदाहरण है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है फॉरेस्ट्री एवं जनरल साइंस में आ चुका है। तो जो उदयगिरी गुफा है, ठीक है, इसमें हमें वराह अवतार की एक मूर्ति मिलती है। कहाँ पर?
उदयगिरी में। ठीक है, तो ये आपको दिख रही है इमेज, ये है वराह अवतार की। हुआ क्लियर? ये इमेज किसकी है? वो है मध्य प्रदेश जनसंपर्क की। इसमें बताया गया है कि जो उदयगिरी गुफा है उसमें विदिशा और सांची के समीप स्थित है। ये 4वीं और 5वीं शताब्दी से संबंधित है। गुफा नंबर 5 में वराह अवतार की मूर्ति है, जिसे इस काल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक उपयुक्त एग्जाम्पल माना जाता है। हुआ क्लियर? तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो वराह अवतार है ये उदयगिरी में तो है, परंतु गुफा नंबर ये 5 नंबर में स्थित है। ठीक है, अब वराह अवतार कौन है? तो ध्यान रखना, जो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु हैं, इनके जो हैं 10 रूप हैं। कितने? 10 अवतार हैं, माने गए हैं। कितने? 10 माने गए हैं। और एक है भागवत पुराण, उसके अनुसार 24 अवतार माने गए हैं। तो आपके जो नए सिलेबस में वेद अरण्यक भी जुड़ गए हैं, पुराण जुड़ गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि भगवान विष्णु के कितने अवतार माने गए हैं, तो वो 10 माने गए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि भागवत पुराण के अनुसार विष्णु के अवतार कितने माने गए हैं, तो 24 माने गए हैं। और जो गीता है, ठीक है, गीता पर बेस ही भागवत पुराण, इसमें कि भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है। तो गीता आपका सिलेबस का मेन हिस्सा बन चुका है। वहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि भागवत पुराण में विष्णु के कितने अवतार माने गए हैं, तो वो 24 अवतार माने गए हैं। 24 अवतार विष्णु के हैं भागवत पुराण के अनुसार। भागवत अगर नहीं आता, सिंपल सा आता है कितने अवतार हैं, तो उसका आंसर 10 होगा। कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। हुआ क्लियर? अब इसमें 10 अवतार जो हैं, उसमें पहला अवतार कौन है? तो मैं बताया था पहली कहानी, ठीक है, कि मत्स्य अवतार लेकर विवत्सो मनु की रक्षा की थी किसने? भगवान विष्णु ने। तो पहला अवतार कौन सा हो गया? मत्स्य अवतार हो गया। दूसरा अवतार हो गया कछुए का अवतार। और तीसरा अवतार हो गया, वो हो गया वराह अवतार। वराह यानी कि सूअर का अवतार, जिसमें सिंग लगे हुए थे। और एक राक्षस था हिरण्यकश्यप, जिसने पृथ्वी को उठा के समुद्र के तलातल, समुद्र के जो धरातल है वहां पे फेंक दिया था। और इसीलिए जब बताया था मैंने कि 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी सृष्टि का करते हैं निर्माण, और जो विष्णु जी है ये सृष्टि का संरक्षक है। इसलिए ये जो है इन्होंने वराह अवतार लिया, यानी कि सूअर का अवतार लिया। उसमें सिंग लगे हुए थे। ये नीचे गए और पृथ्वी को अपने सिंग में फंसाकर ऊपर लाए, और इस प्रकार दोबारा से इन्होंने पृथ्वी को बचाया। हुआ क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया कि वराह अवतार लेकर इन्होंने किसकी हत्या की थी? तो वो की थी हिरण्यकश्यप की। जो राक्षस था जिसने पृथ्वी को समुद्र में फेंक दिया था, उसको उनने हत्या करी, उसका वध किया और पृथ्वी को ऊपर लाए। तो ये वराह अवतार है। जो वराह अवतार उदयगिरी गुफा में विदिशा और सांची के निकट जो उदयगिरी गुफा है, वहाँ पर गुफा नंबर 5 में ये जो मूर्ति बनाई गई है। हुआ क्लियर? जो उस काल की स्थापत्य कला का सर्वाधिक उपयुक्त एग्जाम्पल माना जाता है। हुआ क्लियर? तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन कराया कि वराह अवतार किसका अवतार है? तो वो है विष्णु का अवतार। कौन सा अवतार पूछेगा आपसे? तो वो तीसरा अवतार है। ठीक है, गुफा नंबर कौन सी है? तो 5वीं गुफा नंबर में ये अवतार का मूर्ति की स्थापना की गई है। ठीक है, कभी ये क्वेश्चन कर लिया कि विष्णु कितने अवतार है? 10 अवतार हैं। 10 कौन कौन से हैं? तो इस प्रकार है, जैसे कि पहला हो गया मत्स्य, दूसरा हो गया कुरुम, तीसरा हो गया वराह, चौथा हो गया नरसिंह, 5वां हो गया वामन, 6वां हो गया परशुराम। हाँ, 6वें अवतार जो हैं भगवान विष्णु के, ये परशुराम हैं। परशुराम के 3 शिष्य रहे हैं। एक भीष्म पितामह, दूसरे हो गए हैं गुरुद्रोण, और तीसरा हो गया है कर्ण। और जो परशुराम हैं, ये एक्चुअली इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में जो जाना पाव पहाड़ी है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ऐसा 2021-22 में चर्चा चली थी कि वहाँ पे परशुराम जी का मंदिर बनाया जा रहा है। तो परशुराम का इसलिए याद रखना है कि इनका जन्म आपके एमपी में हुआ है। इसलिए ध्यान रखना है कि ये विष्णु के 6वें अवतार हैं। इनके 3 शिष्य हैं, भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोण। और कर्ण को इन्होंने जो धनुष दिया था उसका नाम था विजय धनुष। तो इस प्रकार से यहाँ से इतने ही क्वेश्चन करेगा कि वराह अवतार
किसका अवतार है? विष्णु का अवतार है। गुफा नंबर कौन सी है? 5वीं है। जगह कौन सी है? उदयगिरी गुफा है। ठीक है। और विष्णु कौन से अवतार है? 3रे अवतार हैं। इन्होंने क्या किया था? तो वराह अवतार लेकर हिरण्याकश्यप राक्षस का वध किया था, पृथ्वी को बचाया था। हुआ क्लियर? इतने क्वेश्चन करेगा, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल में वराह की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ध्यान रखना। ठीक है। ये आपको दिख रहा है रायसेन का आशापुरा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जो अपनी खंडहर अवस्था में मौजूद प्राचीन मंदिर, खासकर प्रतिहार और परमार काल के और शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 26 मंदिर के अवशेष मिले हैं जो कभी ब्रह्मा, विष्णु, शिव को समर्पित थे और इनकी वास्तुकला अपनी अनूठी शैली और पत्थरों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आशापुरी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। परिवारजक वंश किस स्थान से संबंधित है? तो ध्यान रखना, जो परिवारजक वंश जो है मध्य प्रदेश के इतिहास का एक प्राचीनतम और रहस्यमयी राजवंश है जो गुप्त काल के समकालीन था। खासकर वर्तमान में ये सतना जिले के खोवा क्षेत्र में एक खोवा अभिलेख है, इसमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना, एक खोवा अभिलेख है। अभिलेख कौन सा है? वो है खोह। ठीक है। खोआ अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। ये भी क्वेश्चन शायद पूछ चुका है। ये शासक मूल रूप से गुप्तों के क्या थे? सामंती थे। ध्यान रखना। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बघेलखंड। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। गुप्त वंश 156 में खोआ अभिलेख, खो अभिलेख में उल्लेखित महाराजा हस्तिन का संबंध निम्न में से किस वंश से है? तो ध्यान रखना, जो परिवारजक वंश है ये एक्चुअली 5वीं और 6वीं शताब्दी के मध्य भारत में बुंदेलखंड पन्ना वाला जो क्षेत्र सतना में ये इन्होंने शासन किया है, जो एक ब्राह्मण वंशी थे। क्या थे? ब्राह्मण वंशी राजवंश था जो भरद्वाज गोत्र से था और गुप्त साम्राज्य के ये सामंती थे। इसके शासकों में सुदर्शन, हस्तिन, सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? वो था हस्तिन। तो ध्यान रखना, परिवारजक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा था? वो था हस्तिन। इन सब का जो उल्लेख वो मिलता है, खोह अभिलेख मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, खोह अभिलेख में इन राजाओं का उल्लेख मिलता है और सबसे प्रतापी शासक कौन था? वो था हस्तिन। हुआ क्लियर? इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे किया है। पतथु वर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था, किस वंश का शासक था? तो जो पतथु वर्धन था ये एक्चुअली सैल वंश का राजा था जिसने गुर्जर प्रदेश को जीता था। हुआ क्लियर? और इसका जो प्रथम शासक था किसका? सैल वंश का, ये था श्रीवर्धन। और इसकी जानकारी मिलती हमें कहाँ से? बालाघाट जिले के राघोली से प्राप्त एक ताम्रपत्र है, वहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो पतथु वर्धन जो है ये एक्चुअली सैल वंश का शासक रहा है जिसने गुर्जर प्रदेश को जीता था। और जो सैल वंश का सबसे प्रथम शासक कौन रहा है? तो वो रहा है श्रीवर्धन। श्रीवर्धन, आपको ये 2 कंटेंट यहाँ से याद होना चाहिए। ठीक है। अब उसने ये पूछ चुका है, ठीक है, तो ये पूछ लेगा कि सैल वंश का प्रथम शासक कौन सा है? तो वो है श्रीवर्धन। वाकटक महाराजा प्रवरसेन द्वितीय का ताम्रदान पट प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है आपका सिवनी जिले से। ध्यान रखना कि ये जो आप देख रहे हो ये है भारत का मैप। ठीक है। और आप ये जो देख रहे हो ये क्षेत्र में था वाकटक वंश का शासन था। ठीक है। तो आप देखना कि ये हो गया आपका एमपी। ठीक है। और ये जो एमपी हो गया, याला क्षेत्र जो है कौन सा? ये क्षेत्र कौन सा है? ये है आपका बालाघाट। ये क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे आपको मिलेगा बालाघाट। ठीक है। यहाँ मिलेगा आपको सिवनी, यहाँ मिलेगा आपको मंडला। तो ये क्षेत्र जो है पहले जो आज की कंडीशन में ये यहाँ पर बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी है, लेकिन ये क्षेत्र जो है यहाँ पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ये क्षेत्र पहले एड था किसमें? विदर्भ में।
तो विदर्भ क्षेत्र में यानी यहाँ पर वाकटक वंश ने शासन किया है, इसीलिए जो ताम्र पट्टी है प्राप्त कहाँ से हुई है, वो हुई है सिवनी जिले से, यानी कि वर्तमान का सिवनी, लेकिन ओल्ड में यहाँ पर क्या था, वो था विदर्भ क्षेत्र, जहाँ पे आज बालाघाट है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है। ठीक है, आला पट्टा जो है ये विदर्भ क्षेत्र से मिला हुआ था, इसलिए आप देखना कि अगर माइंस ना होती बालाघाट में तो बालाघाट जो है एमपी का भाग ना होकर वो महाराष्ट्र का भाग होता, परंतु यहाँ पे पड़ गया आपको माइंस में होता है अपना तांबा, और तांबा चाहिए था मध्य प्रदेश शासन को, इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने बालाघाट को जाने नहीं दिया अपने हाथ से, और बालाघाट जो है जो महाराष्ट्र का हिस्सा था विदर्भ क्षेत्र का, उसे अपनी जगह मिला लिया और विदर्भ से अलग हो गया। और यहाँ पर जो है वाकटक वंश ने यहाँ पर शासन किया है, इसलिए इसके जो ताम्रदान पट्टी है यहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, काफी डीप क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जो है पीएससी नहीं करेगा, परंतु कभी क्वेश्चन कर लिया तो आपको ध्यान होना कि वाकटकों ने विदर्भ क्षेत्र में शासन किया है, बस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, क्या बोल रहा है, नहीं है। ठीक है, तो ये सारे मंदिर आपको याद होना चाहिए, जैसे कि नशना कुठार का मंदिर, ये मंदिर जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और जो ये पन्ना में है, कहाँ पर है, ये है पन्ना में, ये जो है ये पन्ना में है, कहाँ पर है, पन्ना में है। और ये जो है पार्वती मंदिर है, कौन सा मंदिर है, ये मंदिर है पार्वती मंदिर। ठीक है, तो नशना कुठार मंदिर का आपको दो कंटेंट याद होना, किसका मंदिर है, तो ये पार्वती माता का मंदिर है, किस जिले में स्थित है, तो ये पन्ना जिले में स्थित है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है खरवाई। खरवाई क्या है, तो ये जो है भीमबेटी का है, वहीं का ये क्षेत्र है जहां से प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र मिले हैं, तो ये जो है भीमबेटी का बेटी का वाला क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा हो गया तिगवा। तिगवा का जो मंदिर है ये विष्णु मंदिर है, जो तिगवा मंदिर है ये एक्चुअली विष्णु का ही मंदिर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। ठीक है, अंतिम है वो है भुमरा का मंदिर। भुमरा का मंदिर जो है एक प्राचीन मंदिर है, लेकिन इस अभिलेख का, रामगुप्त अभिलेख का इससे कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ बोला कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो भुमरा का मंदिर है ये कहाँ पर है, तो ये है आपका सतना में। कहाँ पर है, सतना में अवस्थित है। और ये कौन सा मंदिर है, तो ये मंदिर जो है शिवलिंग है। शिवलिंग यानी कि इनके देवता कौन से हैं, प्रमुख देवता वो हैं आपके भगवान शिव हैं। और ये क्वेश्चन जहां तक 2019 के आसपास जो है 3 मार्कर में पूछ चुका है, तो ध्यान रखना कि मेंस की दृष्टि से आपको तिगवा मंदिर, नशना कुठार मंदिर और भुमरा मंदिर आपको 2 मार्कर के लिए बनना चाहिए। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट होना चाहिए आपका कि ये गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट होना चाहिए ये इस जिले में स्थित है, और तीसरा पॉइंट होना चाहिए ये भगवान को समर्पित है। हुआ क्लियर? 3 पॉइंट होना, तो आपको 2 में 2 मार्क मिल जाएंगे, नंबरिंग अच्छी होगी। तो इस कंटेंट में याद रखोगे तो आपको नंबरिंग अच्छी मिल जाएगी। और सिक्वेंसली किस काल का है, किस जिले में है और किस देव को समर्पित है। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, भुमरा का मंदिर जो है ये सतना जिले में है, शिवलिंग यानी भगवान शिव को समर्पित है, और इसका संबंध रामगुप्त अभिलेख से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है तिगवा का मंदिर, ये सब पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये है खरवाई भीमबेटी का प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध भीमबेटी का शैलाश्रयों में पाए जाने वाले प्राचीनतम शैल चित्र हैं। बाकी सब आपका हो चुका है, मंदिर हो चुका है, राजा हो चुके हैं। ठीक है, ग्रंथ हो चुके हैं, साहित्य हो चुका है आपका, इस काल से जितने क्वेश्चन आ चुके हैं। अब बस एक चीज छूट गई थी, वो आपका छूट गया है गुप्तकालीन अभिलेख। ठीक है, तो ये जो गुप्तकालीन अभिलेख है, ये भी अभिलेख आपको प्री के लिए तो याद हो नहीं होना, लेकिन 2 मार्कर के लिए भी आप याद कर लेना ऐसे। ठीक है, आप जब तैयारी करते हो प्री की, ठीक है, तो आप साथ साथ 2 मार्कर तय कर लेना मेंस के लिए, तो आपका 2 मार्कर हो जाएगा, और साथ साथ वो तैयारी प्री की भी अच्छी हो जाएगी। जैसे कि ये जितने भी कंटेंट दिए हैं, सूफी अभिलेख, साची अभिलेख, मंसूर अभिलेख, तुमेन अभिलेख, इरण अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख, ये सभी जो है 2 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है, और पीटी के लिए तो है ही है। ठीक है, जैसे कि आप देखना मंदसौर अभिलेख बोला यहाँ पे, तो जो मंदसौर अभिलेख है इसका समय कौन सा काल है, तो ये भी गुप्तकालीन है कि कुमार गुप्त द्वितीय के समकालीन यार अभिलेख है। ठीक है,
और इस अभिलेख में संस्कृत विद्वान वत्स भट्टी द्वारा संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि वत्स भट्टी द्वारा संस्कृत भाषा में किसमें उत्कीर्ण है, तो वो है मंदसौर अभिलेख में। क्या है वो? वत्स भट्टी, ठीक है, द्वारा। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज, मेन चीज की इसमें मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख है। रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख कहां पर है, तो वो मंदसौर अभिलेख में, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा हो गया आपका सूफी अभिलेख। सूफी अभिलेख कहां पर है, तो ये है आपका रीवा में। हुआ क्लियर? और ये जो है स्कंदगुप्त के शासन काल की जानकारी देता है। अगर आपको इतना याद नहीं भी होता मेंस की दृष्टि से, तो ये लिख देना कि सूफी अभिलेख में गुप्त कालीन शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। अगर याद है स्कंदगुप्त तो लिख देना, अगर नहीं है याद तो गुप्त कालीन लिख के आ जाना, छोड़ना मत उसे, ठीक है। गुप्त कालीन तो लिख के आना। राजा का नाम याद नहीं है तो कम से कम जो काल है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और सबसे मुख्य आईएमपी पॉइंट इसका ये है कि जो गुप्त काल है, गुप्त वंश को इस अभिलेख में क्या कहा गया, वो कहा गया है घटोत्कच वंश कहा गया है, ठीक है। और ये माना गया है कि जो गुप्त काल है इसका आरंभ जो है घटोत्कच वंश से माना गया है, इसलिए ये कंटेंट आपके लिए आईएमपी हो जाता है। पहला पॉइंट इसमें पूछेगा कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जहां पर गुप्त काल को घटोत्कच वंश कहा गया है, तो वो है सूफी अभिलेख। सूफी अभिलेख कहां पर है, तो रीवा में है। हुआ क्लियर? तो आपको 2 मार्कर के लिए याद होना चाहिए स्थान और ये कंटेंट तो भूलना ही मत, क्योंकि ये कंटेंट में बताया गया है कि जो गुप्त काल की पहचान हुई है इस अभिलेख से। अगर ये अभिलेख नहीं होता तो पता लगता नहीं हमें गुप्त काल का आरंभ कहाँ से हुआ है। तो गुप्त काल का आरंभ किससे हुआ है, वो हुआ है घटोत्कच से, इसलिए गुप्त काल को घटोत्कच कहा गया है किसमें, सूफिया अभिलेख में। इसलिए ये आपके लिए वेरी वेरी आईएमपी हो जाता है। हुआ क्लियर? अगर हम बात करें किसकी, एरन अभिलेख की, तो ये कहां पर होगा, तो ये है आपका सागर में, ये आप सभी जानते हो, ठीक है। और इसका संबंध किससे है, वो है भानुगुप्त से। भानुगुप्त से इसका संबंध है। और पहली बार किसका, सती प्रथा का उल्लेख कहां से मिलता है, तो वो मिलता है एरन अभिलेख से। तो यहां से भी आपको 3 पॉइंट याद होना चाहिए कि एरन अभिलेख कहां पर है, तो वो सागर जिले में है। किस काल का है, तो भानुगुप्त काल का है। और इससे हमें सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य की जानकारी मिलती है कहां से, हमें एरन अभिलेख से मिलती है 510 ईसा पूर्व में। हुआ क्लियर? भानुगुप्त इसलिए याद रखना, ये भानुगुप्त का ही सैनिक था जो मारा गया था, जिसकी पत्नी सती हुई थी। सती का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, इसलिए भानुगुप्त भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें सांची अभिलेख की, ठीक है, तो सांची अभिलेख में आर्य संघ को दान दिए जाने का उल्लेख है। किसको, आर्य संघ को। आर्य संघ को दान दिए जाने का उल्लेख है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि आर्य संघ के दान दिए जाने का उल्लेख किस अभिलेख में है, तो वो है सांची अभिलेख में, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, उदयगिरी। उदयगिरी जो कहाँ पर है, तो उदयगिरी की जो शिलालेख है ये एक्चुअली रायसेन में है। शिलालेख है तो किसने तो उसको उत्कीर्ण कराया होगा, तो वो किसने कराया है, वो कराया है चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन ने इसका उत्कीर्ण करवाया है। हुआ क्लियर? और इससे ये जानकारी मिलती है कि जो शंकर नाम का व्यक्ति है उसने पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की थी। तो पार्श्वनाथ कौन है, ये जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर है। हुआ क्लियर? तो उदयगिरी गुफा से हमें हिंदू और जैन धर्म के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ठीक है इसका। तो यहाँ पे आपका जो है गुप्तकालीन मध्य प्रदेश का इतिहास से जितने क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं वो सभी समाप्त होते हैं, और जितने क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं उसे बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, तो आप इतना पढ़ लेना, ठीक है। और हो सके तो 2 मार्कर अभी से करते चलना तैयार, तो आपका जब मेंस होगा प्री के बाद तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। हुआ क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।